प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज मुल्क भर में ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल की और ये हालिया तारीख में बाकी माजी में जो हड़ताल हुई हैं उसके मुकाबले में ये कामयाब हड़ताल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि मुकम्मल तौर पर मार्केट्स बंद थी। कहीं पर भी दुकान खुली हुई दिखाई नहीं दे रही थी और ताजर ऐसा लगता है कि यकजहती के साथ उन्होंने ये हड़ताल की है। क्या मकासद इसके हासिल हो गए हैं? मुतालबात थे क्या? दरअसल हुकूमत की तरफ से ये कहना कि ताजर बुनियादी तौर पर टैक्स नेट में ना आने का मुतालबा कर रहे हैं और उससे गुरेज कर रहे हैं और इसी वजह से हड़ताल कर रहे हैं, क्या ये मौक़िफ़ दुरुस्त है? और क्या ताजर वाकई ख़ुद को रजिस्टर नहीं कराना चाहते, टैक्स नेट में नहीं लाना चाहते? असल वजह क्या है? एक तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरा, IMF जो है पाकिस्तान का एक $7 बिलियन का एक प्रोग्राम, वो अभी तक फंसा हुआ है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के नए शेड्यूल में भी पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं किया गया है। अगरचे दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फिच ने जो रेटिंग है उसमें थोड़ी सी बेहतरी की है और पाकिस्तान की रेटिंग थोड़ी मुस्बत हुई है, लेकिन IMF का प्रोग्राम अभी तक बीच में अटका हुआ है। एक बिल लाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाने के लिए। एक तो नूर आलम खान साहब ला रहे हैं, वो तो अलहदा बिल है जिस पर कल हमने डिटेल से बात भी की थी। नूर आलम खान साहब के जो बिल हैं उसमें उसके लिए आइनी तरमीम दरकार है और वो आइनी तरमीम जो बुनियादी तौर पर लाने के लिए नंबर गेम इस वक्त हुकूमत के पास क्या है, मौलाना फजल रहमान के साथ कितनी है, मौलाना फजल रहमान के बगैर कितनी है, ये प्रोग्राम में आज आपके सामने रखेंगे। आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या सेनेट में तादाद पूरी हो रही है, कौमी असम्बली में पूरी हो रही है, कितने नंबर शॉर्ट हैं हुकूमत के अगर वो आइनी तरमीम लाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए 23 तादाद करने के लिए किया जा रहा है, इसका बुनियादी मकसद क्या है? नवाज शरीफ साहब के बारे में खबरें हैं कि वो लंदन जा रहे हैं, क्या सिर्फ इलाज कराने के लिए चंद दिन के लिए जा रहे हैं या उनका क़याम तवील होगा? इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अजमल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ताजर रहनुमा हैं, अंजुमन ताजरान के सदर हैं। बहुत शुक्रिया आपको अजमल साहब, खुशामदीद कहते हैं। और मुझे कुछ ही देर में हमायूं मोहम्मद साहब ज्वाइन कर लेंगे, PTI से सेनेटर कामरान मुर्जा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं सबको खुशामदीद कहूँगा। अजमल बलोच साहब, सबसे पहले तो ज़रा ये कह दीजिए कि हड़ताल आपकी कामयाब रही, काम आपके मुतालबात के हवाले से? हड़ताल तो मीडिया ने बतानी है कि कामयाब है। नहीं, एक तो कामयाब है ना कि चले आपने शटर बंद कराने थे, शटर डाउन हुआ, लेकिन आपके कुछ मुतालबात भी थे, उस सिलसिले में भी कोई पेशरफ्त हुई? देखिए, ये जो हड़ताल हुई है, ये मैं अक्सरियत आपको बताऊं तो इसमें नून लीगी ताजर है, ताजर रहनुमा नून लीगी हैं। ये हुकूमत पर अदम एतमाद है 1.25 करोड़ ताजरों का। ये जो हर जगह पे शटर डाउन है, ये आम बात नहीं हुई है। हम हुकूमत को 6 माह से कह रहे हैं कि इस कानून को वापस ले लें या हमारे साथ बैठ के इसको सेट कर लें। ये ठीक नहीं है। ये वैल्यूएशन टेबल पे दुनिया में कहीं कानून नहीं है कि आप वैल्यूएशन पे आप टैक्स लेंगे। इनकम टैक्स आपकी इनकम पर होता है। इन्होंने क्या किया है, शुरू में हमें कहा, मार्च में जब ये स्कीम लाई गई थी, हमें कहा कि ये ताजर 2 स्कीम है, सिर्फ नॉन फाइलर के लिए। नॉन फाइलर 1200 रुपये देगा और रजिस्टर्ड हो जाएगा। हमने कहा जी कोई मसला नहीं, हमने एक्सेस दी कि आए रजिस्टर कर लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको आना चाहिए। हमें खुशी हुई कि FBR उन लोगों को ला रहा है, लेकिन उसमें मुखलिस नहीं थे। ये जस्ट एक बहाना था। मैं कुछ जगहों पे गए हैं। इसमें मुआशरत का ये ख्याल है कि नॉन फाइलर कैटेगरी तो होनी ही नहीं चाहिए। क्यों कोई नॉन फाइलर? सब फाइलर ही होने चाहिए। मैं बताता हूँ। उसके बाद इन्होंने ये कुछ हड़ताल से हमारे कोई 20-25 दिन पहले जो साबिक चेयरमैन FBR थे, उन्होंने मीटिंग की। हमने कहा भाई सच बता दें, ये ताजर दोस्त है क्या? इसके कुछ बता नहीं रहे हैं आप, ना आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं। तो उन्होंने सच बोल दिया। उन्होंने कहा जी वैल्यूएशन टेबल है, आपकी जो दुकान की कीमत होगी, जो वैल्यू DC वैल्यू या FBR वैल्यू होगी, उस पर हम आपको टैक्स लगाएंगे। नहीं, प्रॉपर्टी पर। अच्छा, अब अंदर तो किराएदार बैठा है, मालिक प्रॉपर्टी का टैक्स तो अदा कर रहा है। ठीक है। अब किराएदार को ये कह रहे हैं कि इस दुकान की कीमत, यानी छोटी से छोटी दुकान आजकल करोड़ रुपए से कम कोई नहीं है, जो करोड़ रुपए की दुकान होगी उसकी हम 10% आपकी आमदन तस्वर करेंगे। उस आमदन पर आपको 35% टैक्स देना होगा, चाहे आमदन हो रही हो या आमदन है या नहीं है। यही तो मसला है, ये लड़ाई थी। अब 5 नहीं, लेकिन देखे ना, ये मजबूरन हुकूमत कर रही है ना। अगर आप अपनी इनकम शो ही नहीं करेंगे, आपको पता ही है ताजरों ने अपनी इनकम के लिए कोई ना कोई खाते बनाए हुए हैं जेन्युइनली। 2 किस्म की बुक्स बनी होती हैं। और फिर यह है कि बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं और छोटे दुकानदार हैं, उनके पास तो कोई इस तरह का मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है कि हुकूमत को अपनी इनकम बता सकें कितनी है। 25 साल मुझे ताजर सियासत में हो गए। ठीक है। 2001 से मैं लगा हूं, अब्दुल्ला यूसुफ के वक्त से, कि बिजली के जो बिल हैं कमर्शियल, ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट है।
इस पर आप 10% इनकम टैक्स वसूल कर रहे हैं। ठीक। जब आप इनकम टैक्स वसूल कर रहे हैं, वो आपके अकाउंट में जा रहा है, तो उसको रजिस्टर क्यों नहीं करते हैं? आप उसको रजिस्टर कर लें। अभी भी मैं कहता हूं 1.25 करोड़ ताजर है, बिजली का कमर्शियल मीटर उसके पास है, उसके ऊपर वो एडवांस टैक्स अदा कर रहा है। आप उसका एडवांस टैक्स ले रहे हैं और उसको ये नहीं कह रहे हैं कि वो रिटर्न फाइल कर ले। ओ जी बहाना है, पता नहीं मीटर किसके नाम है। ओ भाई, जो उस प्रेमिसेस में बैठा है, जिस जगह मीटर लगा है, आप उसको नोटिस दें कि आप इस स्कीम में। अभी भी हमने कहा ताजर नेट में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन FBR, सच्ची बात यह है कि इतना चोरी हो रहा है ना हमारा ये जो टैक्स रास्ते में। आपके सामने वजीर आजम साहब ने 12 लोग निकाले। हर वजीर आजम ये कहता है कि FBR के अंदर मसाइल है, FBR को ठीक करना है। ठीक करता कोई नहीं है, उसकी करप्शन को कोई नहीं ठीक करता है। ये कहते हैं ताजर टैक्स नहीं देना चाहते हैं। और भाई, ताजर टैक्स दे रहा है, टैक्स लेने वाला जब चोर होगा तो वो टैक्स कैसे वसूल होगा? तो अब ये मुतालबा करना कि जी नहीं, आप पहले टैक्स का पूरा निजाम ठीक करें, फिर हम टैक्स नेट में आएंगे। नहीं, देखिए सारे लोग टैक्स नेट में हैं। हम कह रहे हैं जो नहीं है वो उनको नेट में लाने की मुश्किलात क्या है? कितने ताजर इस वक्त टैक्स नेट में हैं? देखिए 1.25 करोड़ ताजर है, 20 लाख से ज्यादा। FBR के लोग जब लोगों को नेट में नहीं लाएंगे, देखिए ये मुल्क है जहां लिटरेसी रेट कोई नहीं है, ताजरों में 1% भी नहीं है। जो स्कूल नहीं जाता है हम उसको दुकान खोल देते हैं। दुनिया की तरह हम नहीं है, हम बातें दुनिया की करते हैं, लेकिन IMF से मुआहदा करते हैं, पाकिस्तानी लोगों के मुताबिक नहीं करते हैं। IMF की सरबराह ने चंद दिन पहले एक इंटरव्यू दिया है, उसने कहा जी हम हुकूमत को कहते हैं कि टैक्स बड़ों पर लगाएं, लेकिन वो छोटों पर लगा देते हैं, वो गरीब पर लगा देते हैं। हम इन्हें नहीं कहते हैं, बहाना। आप मांग क्या रहे हैं? जरा मुख्तसर बता दें, आगे बढ़ते हैं। हम ये कह रहे हैं ये जो वैल्यूएशन टेबल बनाया है इसको वापस लें, हमारे साथ बैठें, तमाम ताजरों को जो नेट में नहीं है रजिस्टर करें, रजिस्ट्रेशन के बाद उनको कहें अगले साल रिटर्न करें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे ना, आप बेस तो बनाते नहीं है। नहीं, टैक्स हम दे रहे हैं। देखिए जो नॉन फाइलर है, इनडायरेक्ट टैक्स का उसका 10% बिजली के बिल पे हर ताजर, ये आप लिख लें अपने पास, हर ताजर जो नेट में नहीं है वो भी 60-70 हजार रुपया साल का टैक्स अदा कर रहा है। जो टैक्स में नेट में नहीं है वो इतना दे रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो नेट में आना भी नहीं चाहता। वो इसलिए नहीं आना चाहता कि वो आएगा तो पता नहीं क्या खौफ किया वैसे ताजर यानी वो 60-70 हजार रुपया दे देगा। नहीं, होता क्या है, वो जो FBR का बंदा है, वो जब उसके पास जाता है उसको कहता है ये नेट में ना आना, आ गया ना तो मारे जाओगे। उसको कोई सिखाया, आज तक किसी ने ये नहीं सिखाया कि यार 30-40 साल पहले कि अगर आप नेट में आ जाएंगे आपका सब कुछ वाइट हो जाएगा। वो कहते हैं मेरी जेब भर दो, अपनी जेब के लिए उसको ये रास्ता नहीं बताता है। मैं आपको बताऊं अभी पॉइंट ऑफ सेल कहां लगाया हमने, पढ़े लिखे ताजरों के पास, जिनके पास मुंशी खड़े हैं, काउंटर पे मैनेजर खड़े हैं, ब्रांड है, वो चेन है, वो सुपर स्टोर है, वो कैश एंड कैरीज है, आपने देखे होंगे, वहां पे पॉइंट ऑफ सेल लगी है। अब उस पॉइंट ऑफ सेल में क्या हो रहा है, लगाने वाला चोरी बता रहा है, प्राइवेट आदमी है जो उधर फिक्स कर रहा है जी। पराल का बंदा उसी को कहता है मेरे साथ भी मुको, वो दोनों उसके साथ मुके हुए हैं। मैंने कमिश्नर साहब से पूछा सच बताएं कि ये जो पॉइंट ऑफ सेल लगी है इससे टैक्स ज्यादा आया या कम? उसने कसम से मुझे कहा कम हो गया। सही। और भाई जब चोरी हो गया कर कौन रहा है? ठीक है, चलिए। अच्छा अगर वो उनकी बात नहीं मानता है, अगली बात बताऊं, अगर उनकी बात नहीं मानता है उसको नोटिस भेज देते हैं कि तूने बीच में बंद किया था, उसको 5 लाख रुपए जुर्माना हो जाता है। ये वजह है जिससे लोग डर कर इनको करप्शन पैसे देते हैं और टैक्स सही नहीं जा रहा। बिल्कुल सही है। मैं चलें अब आपका बलोच साहब मामला ये है कि ये ताजर तो 1.25 करोड़ ताजर, जिसमें से 90% शायद PMLN के हामी होंगे, यानी हमेशा ताजर कम्युनिटी आपके साथ खड़ी हुई है, आपकी जमात के साथ खड़ी हुई है। लेकिन इस नहज पर मामला आ गए हैं कि आपको जो है वो शटर डाउन हड़ताल का सामना करना पड़ा। पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल 1 रुपए का कारोबार आज नहीं हुआ। कैसे हुकूमत कंट्रोल करेगी इस सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि काफ़ी बातें तो जो इन्होंने बताई हैं वो मतलब है कि जो सही बात है उसको तस्लीम करना चाहिए। जो निज़ाम के लीकेजेस हैं और जो वो सिस्टम के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से नए लोग टैक्स में नहीं आ रहे, और ख़ास तौर पर जो पुराने लोग हैं वो टैक्स चोरी में मुलव्वस हैं, और कुछ लोग हैं जो कि डरते हैं हमारे टैक्स के निज़ाम में आने के लिए। तो जाहिर है कि इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट रिफॉर्म्स कर रही है, और इसको यही वजह थी कि जो पूरे निज़ाम को डिजिटलाइज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया है, वो यही वजह थी। हाँ, किसी हद तक मैं समझता हूँ कि FBR उसमें डिले हुआ है, ये काम पहले हो जाना चाहिए था, बेहतर हो जाना चाहिए था।
आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ताजरों की हड़ताल पर तो हम बात कर ही रहे थे, लेकिन हुकूमत बहुत सी आईनी तरामीम लाना चाहती है। अब ये जो आईनी तरामीम है उसमें सबसे पहले तो एक जुडिशल पैकेज की बात हो रही है, जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात हो रही है, फिर जजेस की दोहरी शहरियत का मामला है, जजेस की तादाद को बढ़ाने का मामला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आईनी तरमीम, और फिर सबसे बढ़कर मखसूस नशस्तें। तो ये आईनी तरमीम के लिए नंबर चाहिए। सबसे पहले मैं आपके सामने नंबर गेम रख देता हूं ताकि फिर हमें डिस्कशन में आसानी रहे। देखिए, इस वक्त जो कौमी असम्बली का नंबर गेम है वो हुकूमती इत्तेहाद के पास जो है वो 212 सीटें इस वक्त बनती हैं। मुस्लिम लीग नून की अगर 110, पीपल्स पार्टी की 68, MQM की 22, मुस्लिम लीग की 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 4, मुस्लिम लीग ज़िया की 1, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 1 और नेशनल पार्टी की 1। ये 212 बनती हैं। और अगर आप इसमें JUI को शामिल कर लें, यानी अगर JUI को मना लिया जाता है, तो फिर हुकूमती पोजीशन जो है वो 8 JUI के मेंबर्स के साथ 220 तक पहुंच जाती है। लेकिन हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में 224 की अक्सरियत दरकार है। अब 224 के लिए जो है वो 4 की कमी वाक़ हो रही है। अगर JUI साथ मिल जाती है तो ये हम कामरान मुर्जा साहब से पूछेंगे कि JUI कहां जा रही है। वो जो 4 हैं वो फिर कहां से पूरे होंगे। एक तो अभी रिकाउंटिंग के लिए चला गया मामला गुजरांवाला की सीट का, तो वो 221 हो सकते हैं। एक सीट पर जो है वो जनूबी पंजाब में री इलेक्शन हो रहा है PTI के एक रुकन के इंतकाल के बायस, तो अगर वो PMLN जीत जाती है, हुकूमती इत्तेहाद जीत जाता है, तो वो 222 हो जाएंगी। 2 फिर PTI से मांगने पड़ेंगे। ये तो कौमी असम्बली की सीट है, सूरत हाल है। लेकिन सेनेट में अगर आप आए तो सेनेट में 2/3 अक्सरियत 64 बनती है। और इस वक्त हुकूमती सेनेटर्स की जो तादाद है वो पीपल्स पार्टी के 24, नून लीग के 19, आज़ाद 4, बाप पार्टी के 4, ANP के 3, MQM के 3, काफ लीग का 1, नेशनल पार्टी का 1, ये 59 बनते हैं। और अगर JUI के 4 और 1 आज़ाद को मिला लिया जाए तो फिर ये 64 की तादाद पूरी हो जाती है। और यहां पर 2/3 अक्सरियत हुकूमत को हासिल कर सकती है अगर JUI साथ मिल जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या JUI हुकूमत को इन आईनी तरामीम के लिए सपोर्ट करेगी या नहीं, और क्या सेनेट और कौमी असम्बली में अलग-अलग 2/3 अक्सरियत चाहिए, या सेनेट में पूरी हो जाए तो जॉइंट सेशन में काम चल सकता है। कामरान मुर्जा साहब से मैं शुरू करता हूं। कामरान साहब, ये तो मामला आके अब जो है वो अटका है JUI पर। JUI क्या फैसला करने वाली है? आजाद कह रहे हैं शकूर खान को, वो भी JUI का मेंबर है, तो JUI के 5 है ना कि 4। तो मामला JUI से अगर अटका है तो मामला जो है JUI अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जो है वो फैसला करेगी, मगर उस वक्त फैसला करेगी जब ये इशू ब्लैक एंड व्हाइट में पार्टी के सामने होगा। अब तक सारी बातें जो है मफरूजों पे है और मफरूजों की बुनियाद पे जो है JUI को फैसला नहीं करेगी। सही है। तो अभी जो मुलाकात हुई थी जरदारी साहब की मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, उसका मौजू क्या था सर? उसका मौजू समाजियात था, समाजी मुलाकात थी। वो एक दोस्त की आए थे जो जब आप कह रहे हैं कि उसमें ये डिस्कस ही नहीं हुआ कि आईनी तरामीम होने वाली है और उसमें आपकी कुछ हमायत दरकार होगी, ये बात ही नहीं हुई? बिल्कुल डिस्कस नहीं हुआ। और ये जो मुलाकात चौधरी शुजात साहब के साथ हुई है, ये भी समाजी मुलाकात थी? उनके साथ चौधरी शुजात साहब के साथ शुजात साहब की मुलाकात का मैंने मौलाना साहब से हाल बाल नहीं किया, मगर वो चूंकि बीमार है तो मुलाकात करना उनकी बेमिजाज पत्ती के लिए गए होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमायूं मोहम्मद साहब, अब कोई आपके भी ज़ाहिर राब्ते होंगे, आपकी भी कोशिश होगी कि आईनी तरमीम ना हो तो JUI वहाँ ना जाए, और JUI के बगैर तो ये नंबर पूरा नहीं हो पा रहा। तो आपकी बातचीत भी कोई JUI से हुई है इस सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि मैं और कामरान साहब हम इकट्ठे ही बैठते हैं सेनेट में, साथ साथ ही सीटें, ठीक है, और हमारी इस चीज़ पे बात भी हो रही थी। जो जनरली एक बात है, देखिए बाज़ दफ़ा मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, बाज़ दफ़ा लोगों को बजाय इसके गिव एंड टेक की बजाय बाज़ दफ़ा लोगों को इन प्रिंसिपल स्टैंड लेना चाहिए। अच्छा, प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि क्या ये सारी चीज़ें तादाद बढ़नी चाहिए या एज बढ़नी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे, एज बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो कम करो, क्योंकि जो नई जो पौध आ रही है वो हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। सो इफ़ एनीथिंग वी वुड लाइक टू गिव देम अ स्पेस। हम हर दफ़ा यूथ की बात करते हैं, यूथ की क्यों बात करते हैं? दे आर मोर डायनामिक, हमसे ज़्यादा डायनामिक है, उनको हमसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन के तरीके पता है। आप
जो यंगर जनरेशन वाले जो लॉयर्स हैं आप उनमें देखेंगे या जो जजेस हैं जो यंगर वाले वो ज्यादा मतलब पेंशन एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला बन चुका है ना। Exactly. तो वो चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमिन की मुद्दत तौसीह कर दी जाए ताकि पेंशन्स के बजट को थोड़ा कंट्रोल किया पेंशन का जो बजट है ना वो 6 बंदों से नहीं फर्क पड़ेगा, ये मैं बता दूं। ऑन द कॉन्ट्री अगर आप इनकी तादाद बढ़ा देंगे तो फिर उनकी जो मराते हैं वो ज्यादा बन जाएंगी आपकी, फिर उतनी ज्यादा हो जाएंगी। और फिर जो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कि हम कहते हैं कि हम जो बताई जा रहे हैं, हुकूमत के लोग बता रहे हैं कि जी हम लोग इसलिए ज्यादा कर रहे हैं कि वहां पे जो केसेस हैं जो वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, उसकी मैं बात बता देता हूँ। तकरीबन 2.23 मिलियन केसेस हैं जो पूरी जुडिशरी में है, उसमें जो 82% है वो लोअर कोर्ट्स में। दैट मीन्स जो जितने जजेस हैं लोअर कोर्ट्स में, अगर हम पर जज देखें तो पर जज 8 से 10,000 या 10 से 15,000 केसेस पर जज आ रहे हैं। ठीक है। जब हम हाई कोर्ट में जाते हैं तो उसमें देखें तो उसमें 7,000 केसेस पर जज आ रहे हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं वहां पे 3,000 केसेस पर जज आ रहे हैं। ठीक है। आप तो कहते हैं कि जजेस की तादाद बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर जरूरत है, फर्ज करें हमारे पास 3 चौक हैं और तीनों चौकों में ट्रैफिक जैम है और सब एक दूसरे के बाद हैं, तो मुझे एक बात बताएं, एक सिंपल अक्ल की बात ये होती है कि आप किस चौक को पहले एड्रेस करेंगे, वो जिसमें सबसे कम रश है या वो जिसमें सबसे ज्यादा रश है? आप सबसे ज्यादा रश को सबसे स्ट्रीमलाइन करेंगे और नेक्स्ट को उसके साथ, और या फिर आप तीनों को एक साथ करेंगे। आप कह रहे हैं तादाद बढ़ानी है तो पहले हाई कोर्ट्स में बढ़ाएं, लोअर कोर्ट्स में सबसे पहले लोअर कोर्ट्स में, उसके साथ हाई कोर्ट में, और उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट इज मेनली एपेलेट कोर्ट। ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करने का एक और तरीका भी है। आपके पास जो नंबर है अब उसके लिहाज से देखिए, हर एक जज जो है ना ऑन एन एवरेज 3 महीने छुट्टी करता है। ठीक है। हम उस छुट्टी को डिवाइड कर ले 1 महीने में और उसको 2 हिस्सों में कर दें, सर्दियों में 2। तो मगर तादाद बढ़ाने में क्या मसला मुज़ायका है सर? आप क्यों बढ़ा रहे हैं सादा? क्यों ना बढ़ाएं? बढ़ाने से मसला क्या होगा? कोई मसला नहीं है, बिल्कुल बढ़ा ले। लेकिन इस वक्त अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने बढ़ाना है और आप खाली सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि आप 17 जुलाई का जो डिसीजन है आप उसके ऊपर एक मेलाफाइड इंटेंशन के लिहाज से उस डिसीजन को बाईपास करने के लिए या उसको करने के लिए, ये मेरा कैसे उस पे ऊपर कैसे इंपैक्ट होगा? उसमें इस तरह होगा कि सर कि इस वक्त देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को जो फुल बेंच था उसका डिसीजन आया 8-5 के लिहाज से आ गया। अब ये क्या करना चाहते हैं इन्होंने, क्या अपील? नॉर्मली क्या होता है, अगर फुल बेंच है ना तो दोबारा उन्हीं के पास जाएगी। ठीक है। और उसके बाद कहेंगे कि ये टेक्निकल इशू में आपने ये चीजें नहीं देखी तो इसमें देख ले और कर ले। अगर सुप्रीम कोर्ट को समझ आई तो वो कहेंगे हाँ यार आप सही कह रहे हो, कर लेंगे। लेकिन इनको पता है कि ये चीज होने नहीं लगी, तो ये क्या कर रहे, उस सुप्रीम कोर्ट में से 6 बंदे या 7 बंदे ऐड कर दें। नहीं, मगर रिव्यू में वो सारे तो नहीं बैठेंगे ना। फिर देखिए रिव्यू में तो वही 13 बैठेंगे जो पहले बैठे थे। देखिए नहीं, यहाँ ये लोग चेंज कर रहे हैं एक और। अच्छा। वो ये कर रहे हैं कि उन 13 में से 3, 4, 5 को बीच में से निकालेंगे। क्यों? यही तो ये लोग करना चाह रहे हैं। ये क्यों करना चाह रहे हैं? नहीं, कैसे निकालेंगे? ये देखिए, जो बंदा चोरी का आदी हो वो क्यों अपने इतनी चीजें सामने आ रही हो उसको नहीं हथियार करेगा। और मैं ये समझता हूँ मेरा ये एक मौकफ है कि अगर मौलाना साहब और उनकी पार्टी ने इस चीज के लिए कर दिया, एट द एंड ऑफ द डे इट वोंट मेक अ डाइम ऑफ अ डिफरेंस। हमारी हुकूमत आती है नहीं आती है वो सारी चीजें, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके जो कद के ऊपर है ना, ये उनके जो एक प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर ये बहुत बड़ा मेरे लिहाज से उनके ऊपर एक फैक्टर आ जाएगा। एंड आई थिंक जो उन्होंने स्टांस लिया था, जिस लिहाज से उन्होंने स्टार्ट लिया था, ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दाग आ जाएगा। बिल्कुल सही है। मगर इसमें क्या खिचड़ी पक रही है बलोच साहब? क्योंकि ये बात तो चल रही है बहरहाल कि जी वो जजेस जिन्होंने अगले 7-8 साल में चीफ जस्टिस बनना है उनको माइनस करके बेंच बनाया जाए। यानी जस्टिस मुनीब भी निकल जाए, जस्टिस काजिब फाइसा तो निकलेंगे, लेकिन साथ में जस्टिस मंसूर भी निकल जाएं, जैसे आयशा भी निकल आए, तो ये 4-5 जजेस को आप हटा दें और फिर बेंच बनाएं। ये अभी जाहिर है ये गप चल रही है जो जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर साहब भी बात करें। अभी ये कहीं यानी पार्लियामेंट में या कहीं पर कमेटी में डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन क्या ऐसी चीजें हो रही हैं, होने जा रही हैं? देखिए, बात ये है कि मफरूदों की बुनियाद के ऊपर कबूतर को बनाना, पर लगा के उड़ा देना, उड़ता हुआ दिखा देना, उस चीज के डॉक्टर साहब और इनकी पार्टी माहिर है।
बताएं ना कि ये जजेस की तादाद को बढ़ाना क्यों जरूरी है, क्यों बढ़ाना चाहिए? क्या वाकई नंबर गेम चेंज करना चाहते हैं आप दो चीजें सुप्रीम कोर्ट में? दो चीजें हैं असद भाई। एक बात यह है कि पार्लिमान का काम है कानून साजी करना। पहली बात तो यह है कि जब तक पार्लिमान या हुकूमत की तरफ से या अपोजिशन कोई कानून साजी करना, कानून में सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, अपोजिशन भी ला सकती है बिल, अगर उनके पास स्ट्रेंथ हो तो वो पास कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर डे होता है, प्राइवेट मेंबर्स भी कानून साजी के लिए लाते नूर आलम खान प्राइवेट मेंबर के तौर पर, वो जाहिर है और भी लोगों के पास होते हैं बिल। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि पहली बात तो ये है कि ये भी एक हकीकत है कि पार्लिमान के बनाए हुए कवानीन के ऊपर स्टे भी दिए गए, कानून साजी होने से पहले भी स्टे दिए गए अदालतों की तरफ से। और पार्लिमान का काम एक तरफ, अगर पार्लिमान कानून साजी ना करें तो उस पर तनकीद की जाती है। मैं बाई लाज बात कर रहा हूँ जिसमें नून लीग है, पीटीआई की नहीं। देखें जी, इनका काम तो कानून साजी है, ये तो उधर काम ही नहीं कर रहे, बैठ के इतनी तनख्वाहें लेकर आ जाते ये वो। अगर कानून बनाने लगते हैं तो फिर आप कहते हो ये तो वो अपना फायदा उठाना चाहते हैं, ये इसलिए कानून बन रहा है कि उधर से इनको ये फायदा हो जाएगा, ये इसलिए कानून बन रहा है। देखें, अगर हम बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे तो जमूद का शिकार रहेंगे। नहीं तो अभी देखें ना, अभी जो बिलाल कियानी साहब, पहली बात बिलाल कियानी साहब जो प्राइवेट मेंबर के तौर पर चीजें लेकर आए थे, अब जो कानून साजियां हुई हैं, आप क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था 8-5 की अक्सरियत से जो आया है, क्या उसको बेअसर करने के लिए नहीं की गई? सबसे पहली तो बात ये, मुझे ये बताया, आपने बड़ी अच्छा पॉइंट उठाया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने छोड़ दे कि मैं क्या कहता हूँ, आप क्या कहते हैं। जो 2 जजेस ने कहा, जो 8 जजेस ने कहा, उसको तो देखें ना। मेरी गुजारिश सुन ले, उन्होंने जो 2 बातें की हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद किया जाए तो आइन की फलां शिक्के मुअत्तल करनी पड़ेगी। वो जो 8 जजेस कह रहे हैं उसको सुनना पड़ेगा या 2 जजेस? जब कोई फैसला आ जाता है तो उस पर आप तबसरा भी कर सकते हैं। देखिए, बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वो 8 जज थे या चाहे वो 20 जज थे, अगर आप चाहते हैं कि अगर वो आइन के खिलाफ फैसला करेंगे तो हम बिल्कुल उनको कहेंगे कि ये कानून और आइन के आप ये चाहते हैं, पाकिस्तान के आइन में कहीं नहीं लिखा आप ये चाहते हैं कि जज अगर आइन के खिलाफ फैसला कर दे तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने आइन के, और आइन इजाजत नहीं देता, उनका हलफ उनको इजाजत नहीं देता कि वो पाकिस्तान के आइन से बाहर जाए। तो किस तरह आप चाहते हैं कि 2 जजेस के फैसले को 8 जजेस के फैसले पर फौकियत दी जाए? नहीं, ये तो जो मैं ये कहता हूं कि जो आइन कहता है वो होना चाहिए, जो कानून कहता है। पाकिस्तान का आइन ये नहीं कहता कि चंद जजेस पाकिस्तान के आइन को मुअत्तल कर दें। आइन की तशरीह 8 जजेस ने करनी है या अली गौहर बलोच ने करनी है? हाँ, नहीं, आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने भी करनी है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ पार्लिमान ने भी करना है। और पार्लिमान का फर्ज बनता है, जब अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कुछ जजेस आइन के खिलाफ फैसला करें तो पार्लिमान पर फर्ज है कि वो अपना किरदार अदा करे और भरपूर किरदार अदा करे, पार्लिमान और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे। और पार्लिमान ये फैसला करे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त है या गलत है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। अगर उन्होंने कुछ पार्लिमान आइन के खिलाफ किया है और पार्लिमान कोई ऐसा कानून पास करके आइन तोड़ने की कोशिश को अगर रोक सकती है तो पार्लिमान को वो किरदार जरूर अदा करे। ठीक है, 2 चीजें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, एक तो मुझे ये बता दीजिए कि जजेस की तादाद बढ़ाना इस वक्त क्या आप समझते हैं ज़रूरी है? क्योंकि डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब का जो आर्गूमेंट है वो ये है, वो कहते हैं कि जी सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो फिर लोअर जुडिशरी में है, वहाँ से शुरू करें, फिर हाई कोर्ट में आए, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में तादाद बढ़ाना मेलाफाइड ही दिखता है। आपकी राय क्या है? मगर इसमें हमायूं मोहम्मद साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अब जाहिर है मसला ये हो गया है कि पार्लियामेंट कहती है कि हमारा इख्तियार है कानून साजी करना, और वो कर रहे हैं, और आईनी तरमीम करने के अब करीब पहुंच गए हैं। ऐसा लगता है कि नंबर हासिल हो जाएगा, सेनेट में तो करीब ही लग रहा है। देखिए, इस तरह है क्योंकि जेयूआई अभी तक ये नहीं कह रही, सेनेटर साहब आप सुन रहे हैं ना, उन्होंने ये नहीं कहा अभी तक कि हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। देखिए, वो एक किसी बड़े सियाने ने कहा था कि एक तो ये नालायक बहुत हैं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते अपने आप को बेहतर करने के लिए। वो दूसरी एक मिसाल है, वो कहता है चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ठीक है, अब ये याद रखें, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द बैलेंस, जिसको हम ट्राइकोटमी ऑफ पावर कहते हैं, या जिसको हम सेग्रीगेशन ऑफ पावर कहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मुझे इसको सलीस उर्दू में बताना चाहिए कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर क्या है और सेग्रीगेशन ऑफ पावर क्या है। ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं। एक, कानूनदान, जो कि हम लोग हैं, पार्लियामान है जो कानून बनाती है। ठीक, वो जब कानून बनाती है, ये उसका इख्तियार है कि वो कानून बनाए। उसमें लॉ और जो आइन है उसको बनाने के तरीके फ़र्क है।
फिर उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है कि जो कानून की इंटरप्रिटेशन है वो काम है जुडिशरी का, वो आपका मेरा काम नहीं। अगर वो गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, अगर आप पार्लियामेंट के पास देखिए ना इस तरह, ये अगर वो गलत इंटरप्रिटेशन करे, ये आप उनके ऊपर करेंगे। ये याद रखिए, दैट इज वाई फुल कोर्ट इसलिए होता है कि वो उसकी चेक करे कि भाई है या नहीं है। अब उसमें जो डिसेंटिंग नोट्स होते हैं वो डिसेंटिंग नोट 1 2 3 4 5 करते हैं, लेकिन जो डिसीजन होता है वो मेजॉरिटी का गिना जाता है और ये बेंच का गिना जाता है और ये फुल बेंच का डिसीजन है, ये किसी और का नहीं है। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो 11-2 का है। वो 11-2 का ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन की थी ऑफ द चीफ जस्टिस के डिसीजन की, वो ही गलत की थी। बात वहां पे आके फंस गई और ये याद रखें, मैं आपको रेफरेंस देता हूं 1954 या 1954 में जो जस्टिस मुनीर ने डिसीजन लिया था कि ये नजरिया ज़रूरत के लिहाज से। उसके बाद आसमा जिलानी केस है 1972 में, उसमें यह कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि अगर किसी चीज की बुनियाद गलत हो तो उसके ऊपर जो भी इमारत करोगे वो गलत होगी, वो सबको नल एंड वॉइड करेंगे। ठीक है, उस बेसिस के लिहाज से आर्टिकल 187 डाला हुआ है कि जिसको कंप्लीट जस्टिस किया जाए और उसके बाद वो करे। तो ये इख्तियार दिया, किसने इख्तियार दिया? पार्लियामान ने इख्तियार दिया। किनको दिया? जजेस को दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, कि अगर वो कहीं देखें कि ओवरऑल एक गलती हुई है, जो बड़ी गलती हुई है, और ये बड़ी गलती किन चीजों पे होती है? ये बड़ी गलती होती है आप आर्टिकल 2 के लिहाज से आ रहे हैं या जो बेसिक बुनियादी हकूक हैं, जो शुरू के लेके 8 से लेके 25 तक के जो आर्टिकल्स हैं उनके अंदर आते हैं, तो उसके अंदर ये बेसिक है, बाकी जगहों पे नहीं है। ये उस जगह पे आके फिर आपको ये इख्तियार देती है, पावर देती है कि आप उसको करेक्ट करें। अब उसमें हुआ क्या है? उसमें यह हुआ कि अवाम का जो मैंडेट है, आपने उस अवाम के मैंडेट की नफी कर दी। अवाम का मैंडेट इस लिहाज से है कि जो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को गलत तरीके से इंडिपेंडेंट करार दिया, वो इंडिपेंडेंट थे नहीं, उन्होंने गलत करार दे दिया। इस चीज को ठीक करना जरूरी था, इस चीज को ठीक करना जरूरी था, लेकिन वही वाली बात है कि एक तो अनपढ़ बहुत है, ऊपर से कोशिश भी। मैं कामरान मुर्तजा साहब, सर 2 चीजें बता दीजिए। एक तो ये बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाना आपको लगता है कि ये सही फैसला है और ये वक्त की ज़रूरत है? क्योंकि सेनेटर हमायूं का इसमें मौक़िफ़ ये है कि अगर बढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो फिर लोग जुडिशरी में, वहाँ से शुरू करें, फिर हाई कोर्ट में आए, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट में तो फिर भी पर जज जो केसेस की तादाद है वो बाकी अदालतों से कम है। आपके ख्याल में ये ज़रूरी है, इस वक्त सही फैसला हो रहा है? शायद हम हमायत करते हैं, मगर यहाँ पे जो ना, यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन का हम सबको पता है, हालांकि बुरी बात है, ये बेइज्जती की बात है, मगर सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन है इस वक्त। और डिवीजन के अंदर जो है वो किसी ग्रुप को जो है वो अपनी अक़लियत का और किसी ग्रुप को अपनी अक़लियत का जो है ना वो अंदेशा है। जहाँ इस मरहले पे 5-6 जज और ले आना या 7 जज और ले आना जो है, उसका मतलब कुछ और होगा। उसका मतलब ये होगा कि किसी अक़लियत को अक़लियत में बदला जाए। तो अब आपको इस डिवीजन के हवाले से जो ना मामला समझ आ गया होगा बहुत आसानी। जी सही है। तो इसमें ये बताइए सेनेटर साहब के अगर ये जो अब मामला पहले फैसला आया 8-5 का 13 जजेस का था, उसमें जब रिव्यू लगेगा तो क्या इस बात का इम्कान है कि बेंच चेंज हो जाए या बड़ा, इससे भी बड़ा बेंच बैठ जाए, या जो उस वक्त फुल कोर्ट हो वो सब बैठ जाए, या वो 13 लोग ही सुनेंगे? अब देखिए, मुनासिब तो यही है कि वही जजेस सुने। हाँ। मगर होता क्या है, अब ये तो अल्लाह को पता है और पाकिस्तान में तो सब कुछ होता है। नहीं, मगर ये हो सकता है कि 23 के 23 जज बैठ जाएं अगर तादाद बढ़ जाए, या अभी जो 2 एडहॉक जजेस आए हैं वो बैठ जाएं और एक जस्टिस मुशर्रफ साहबा भी मौजूद नहीं थी। देखिए ये जो 2 जजेस जो है वो जो अभी आए हैं, उनसे पूरे एहतराम के साथ उनका उस केस में बैठना बनता नहीं है। और इसके अलावा भी जो है ना वो ऐसे जजेस जिन्होंने ये केस नहीं सुना, अगर रिव्यू है तो फिर उनका बैठना भी नहीं बनता। तो बेहतर ये, बावजूद इसके कि नो जजमेंट कहानी नहीं हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, मगर अब अगर कोई रिव्यू है और तो रिव्यू जो है ना उन्हीं के सामने जो है ना वो आर्ग्यू करना चाहिए, करना पड़ेगा जिन जजों ने ये फैसला दिया।
प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मैं एक चीज़ जो आपसे मामी मोहम्मद साहब पूछना चाह रहा था, अभी आपने डिस्कशन बड़ी तफसील से सुनी है, वो कह रहे हैं कि 9 मई के मुजरिम छूटते जा रहे हैं, फेवर्स आपको मिल रही हैं, अदलिया पर आप इल्ज़ामात लगाते हैं, तो हो क्या रहा है? देखिए इस तरह है कि हमने एक लफ्ज़ सुना है ओपन एंड शट केस। ओपन एंड शट केस था हुदैबिया पेपर मिल का, कि जिसमें चेक आज भी मौजूद हैं। अगर आप उन चेक को देखें, उनकी कॉपी देखें, आपको पता चल जाएगा पैसा कहां से कहां गया, किस तरीके से गया है, वो पूरी ट्रेल है। और एक्चुअली जब आप उसको करें तो एक्चुअल वो पैसा गया हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। सो दैट मीन्स अगर उसको खोल दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि पैसा कैसे ट्रांसफर हुआ है। इतना ओपन एंड शट केस वो था कि जिसमें अभी मुझे याद नहीं है कौन बता रहा था कि लेट्स फर्स्ट डिफाइन रियासत है क्या। जो डिक्शनरी या जो जनरली है ना, रियासत के 3 बेसिक पिलर्स हैं। एक जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट, दूसरा जिसको हम कहते हैं जुडिशरी, तीसरा जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव का मतलब है द कैबिनेट। ठीक, ये 3 चीजें करती है। लोग इसमें चौथी चीज डाल देते होते हैं जो मीडिया को डाल देते हैं, विच इज लाइक अ वॉच डॉग। ठीक, वो हर एक चीज को करते होते हैं। ये चीज होती है रियासत। बाकी रियासत के फंक्शनरीज होते हैं, वो उनके आगे टेंटिकल्स होते हैं। मैं रियासत हूं, ये मेरा हाथ जो है ये एक हो गया, ये हाथ कुछ और हो गया, कोई पुलिस हो गया, कोई आर्मी हो गया, कोई कुछ और चीज हो गई, वो सारी चीजें उस लिहाज से करते हैं। लेकिन रियासत इसको करते हैं। अब जब हम कोई केसेस करते हैं, हम उस केसेस की बुनियाद देखते हैं, उस केसेस में है क्या चीजें। जब हम इस किस्म के केस देखें कि पूरी दुनिया में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में तो हमेशा गलत केसेस होते हैं, चाहे वो मियां नवाज शरीफ से की तरफ हो, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ हो, या किसी की तरफ हो, हम तो पाकिस्तान में मानते के सारे। लेकिन पूरी आलम दुनिया में, आलम इस्लाम में ये पहला केस है कि आप इद्दत का केस है कि जो कि एक्चुअल शरीयत के खिलाफ जा रहा है, जो शरीयत कहते हैं उसके खिलाफ जा रहा है। जब हम इतना नीचे गिर जाएं, जब हम इतना नीचे हो गई ना, वो तो खत्म हो गया। नहीं देखिए, नंबर 2 अब आ जाते हैं तोशाखाना 1 2 3। अच्छा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अगर एक केस हो जाता है, उसके अंदर वही गवाह हैं, उसके अंदर वही लोग हैं जिनको आप कन्विक्शन कर रहे हो, तो सब कुछ कर रहे हो, तो जैसे बाहर होता है डबल जेपर्डी लॉ होता है, उसी तरीके से आप उसी एक तरीके के केस में एक बंदे को 3 4 केस नहीं कर सकते हो। फिर तो आप कह रहे हो ना कि टोटल कितने हैं, 5,000 तोहफे लिए ओवरऑल, आप कर लो, उसमें भी डाल दो एक, क्या कह सकते हैं, पाइनएप्पल का केस भी डाल दो, आप उसका भी केस डाल दो, फिर तो आप बहुत सारे केसेस डाल दो। ये नहीं होता। देखिए, जब आप इन प्रिंसिपल आप इस किस्म की चीज करोगे कि जो कि गलत है, तो फिर पाकिस्तान क्यों आज हम यहां बैठे हुए हैं। अच्छा, एक चीज मैं इनको बता देता हूं। इन्होंने कहा है कि 1985 से लेके, तो जब से मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं तो पाकिस्तान में तो जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब एक मैं ऐसे शख्स की मिसाल देने लगा हूं जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर भी तनकीद की है, उसका नाम है आतिफ मियां। आतिफ मियां साहब, उन्होंने 2 या 3 बातें की है। एक, उन्होंने कहा है कि 1980 से लेके 2018-20 तक देख लो और आप ग्राफ्स बताइए कि पाकिस्तान कहां होना चाहिए था और कहां है। फिर उन्होंने 1995 का जिक्र करके 2018-20 का जिक्र किया है कि पाकिस्तान जो नॉर्मल ट्रेजेक्टरी थी वहां पे होना चाहिए था, लेकिन आज कहां है। अच्छा, इस दौरान में फिर उन्होंने कहा है कि 2023 और 24 पाकिस्तान की फाइनेंशियल हिस्ट्री के बदतरीन दिन हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो बंदा कह रहा है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी क्रिटिसिज्म। लेकिन आपका दौर भी तो बहुत आइडियल नहीं रहा ना, बेशुमार आपने कर्जे लिए, महंगाई आपके जमाने में बहुत ऊपर गई। देखिए, मैंने कब कहा, मैं एक मिनट होल्ड ऑन, मैं देखिए, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करूंगा, मैं ऊपर नीचे नहीं मारूंगा, मैं फैक्ट्स एंड फिगर की बात करूंगा। जब आप नहीं देखिए ना, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर आप चेक कर लेना भाईजान, पढ़े लिखे हो, मुझे बोल लेने दे पहले, मुझे थोड़ा सा रिप्लाई आप मेरे बात कर लेना, भाई हैं। मैं आप दोनों से इजाजत लेकर जरा कामरान साहब का पहले एक पॉइंट ले लूं ना, फिर आ जाता हूं। कामरान साहब, सर ये बताइए कि आप मुझे सुन रहे हैं ना, पहले तो ये बता दीजिए। जी, मैं सुन रहा हूं। ओके, कामरान साहब ये बताइए, अभी ये जो बात हो रही है, कह रहे हैं कि तोशाखाना पर केस नंबर 1 2 3 एक ही नौयत के मुख्तलिफ केसेस क्या बन सकते हैं, यानी आप अलग अलग तहाइफ पर अलग अलग रेफरेंस बना सकते हैं?
मुनासिब ये होता है, वो हम कहते हैं जाइंडर ऑफ चार्जेस हो जाता है ना। तो ये हमने जो ना अलग अलग केसेस बनाए, ये इसमें कोई अच्छी बात नहीं होती है। एक तरह के एक अरसे के अंदर जो ना फर्ज करें कि मैंने खुदा न खास्ता जो ना साथ कह देते हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, मैंने आपसे रिश्वत ली, फिर उसके बाद जो ना वो हुमायूं साहब से रिश्वत ली, फिर बलोच साहब से रिश्वत ली, तो ये एक ही अगर फर्ज करें कि वो एक हफ्ते में हुआ तो इसको इकट्ठा कर दिया जाता है, आमतौर पे इसको ज्वाइन कर दिया जाता है। तो इसके लिए मुख्तलिफ केसेस बनाना मुनासिब नहीं होता, मगर हम गैर मुनासिब कर लेते हैं। और वो गैर मुनासिब जो है ना वो टेक्निकली वो भी दुरुस्त ही है, कोई ऐसा वो नहीं है। मगर अगर पुराने जमानों में चले जाए तो उसको इकट्ठा कर दिया जाता था इन मामलात को। और क्योंकि अगर उसमें से कोई भी जो है ना लिंब अगर प्रूव हो जाए तो इंडिपेंडेंटली अगर, लेकिन उसमें जो एतराज है ना कामरा साहब वो ये है कि अब एक केस आपने बनाया, 4 महीने के बाद जब वो बरी हो गए तो आपने वही केस दोबारा एक तोहफे का नाम बदल के बना दिया। तो 3 केस हैं, अगर वो इकट्ठे चल रहे हो तो 4 महीने में शायद बरियत हो जाए, या अगर वो बेगुनाह शख्स है वरना उसको साल लगेगा। मसलन जैसे ये एतराज भी जज साहब ने उठाया था लाहौर में कि आपने 9 मई के वाकयात की गिरफ्तारी 12-14 महीने बाद क्यों डाली इमरान खान की, जब ये एक जुर्म उस वक्त कमिट हुआ था। तो आपने बाकी सारे केसेस से बरी हो जाने का इंतजार किया और जब सब केसेस से उनकी रिहाई होगी तो आपने 9 मई की गिरफ्तारी डाल दी। ये मैलाफाइडी है जी, बज़ाहिर ऐसे ही है, बज़ाहिर ऐसे ही सही है। हाँ, बज़ाहिर लगता है कि इसमें, और ये नहीं कि ये अभी हुआ, ये हमारी हुकूमतें, सारी हुकूमतें, ये पाकिस्तान के 70 सालों की तारीख है कि सारी हुकूमतें इसी तरह की हरकतें करती हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। चलें मैं सर अब आखिर में आप ये बता दें बलोच साहब कि मियाँ साहब जा रहे हैं और कितने अरसे के लिए जा रहे हैं, कुछ है खबर आपकी? देखिए वो अगर जाएंगे भी तो उन्होंने अपने इलाज के लिए, उनके डॉक्टर्स हैं और वापस आ जाएंगे मतलब थोड़े अरसे में। वो कोई आपका अंदाजा है या नहीं? मैं अंदाजा नहीं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी सियासत से लाताल्लुक से होकर बैठे हैं पिछले दिनों, नहीं बिल्कुल लाताल्लुक, वो 14 रुपए का ऐलान शहबाज शरीफ साहब का मरियम नवाज साहिबा के साथ, उनके साथ उनकी पूरी मुशावरत होती है, हुकूमती मामलात में वो पूरे इंटरेस्टेड होते हैं, मंजर आम पर कम आते हैं और मंजर आम पर जाहिर है अब वो उन्होंने कोई जलसे, हुकूमत है ना, हुकूमत का काम तो कारकर्दगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब, मोहम्मद साहब, कामरान मुर्जा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।